देखिए स्टूडेंट्स, कल हमने लकार पढ़ लिए थे, यानी हमारे 2 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। नंबर फर्स्ट वर्ण विचार और नंबर सेकंड था लकार, यानी 2 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं हमारे। अब नंबर थर्ड टॉपिक है अपना कारक। कौन सा है? कारकम। देखिए कारक, ये आपने पहले भी पढ़ रखे होंगे कि कारक क्या होते हैं। यानी जो कारक होते हैं इनका संबंध डायरेक्ट वर्ब से होता है, डायरेक्ट क्रिया से होता है। ठीक है, यानी कि कारक की हम परिभाषा के रूप में कहें तो जिनका क्रिया के साथ सीधा संबंध होता है उन शब्दों को क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब है क्रिया जनकत्वम कारकम, इसकी परिभाषा ये होती है। यानी कि क्रिया जनकत्वम, यानी क्रिया, क्रिया का मतलब होता है क्रिया, यानी किसी कार्य को करना। जनकत्वम, जनकत्वम मतलब जनक, यानी कि उत्पत्ति करता, उत्पत्ति यानी क्रिया उत्पत्ति। कारक का मतलब कारक, यानी कि वे शब्द जो क्रिया की उत्पत्ति करते हैं उन शब्दों को क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। ये नंबर फर्स्ट है। ठीक है, यानी कि ऐसे शब्द जो क्रिया की उत्पत्ति में सहायक होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। ठीक है, हम सेकंड परिभाषा के रूप में कह सकते हैं कि क्रियाम करोति इति कारकम। क्रियाम करोति इति कारकम। ठीक है, यानी कि क्रियाम करोति, क्रियाम यानी कि क्रिया को, क्रियाम का अर्थ होता है क्रिया को, करोति करते हैं, इति वह कारकम कारक होते हैं। यानी कि वे शब्द जो क्रिया को करते हैं, क्रिया को करने में सहायक होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। ठीक है, तो हम इसकी डेफिनेशन को इस तरह लिख सकते हैं। इसकी डेफिनेशन इस तरह से लिख सकते हैं कि वे शब्द जो क्रिया की उत्पत्ति में सहायक होते हैं तथा जिनका क्रिया के साथ सीधा संबंध होता है उन्हें कारक कहते हैं। ऐसे भी लिख सकते हैं हम इसकी परिभाषा। तो देखिए लिखते हैं, देखिए इसकी डेफिनेशन, यानी कि वे शब्द जो क्रिया की उत्पत्ति में सहायक होते हैं, वे शब्द जो क्रिया की उत्पत्ति में सहायक होते हैं तथा वे शब्द जो क्रिया की उत्पत्ति में सहायक होते हैं तथा जिनका क्रिया के साथ, जिनका क्रिया के साथ सीधा संबंध, सीधा संबंध होता है उन्हें कारक कहते हैं। ठीक है, यानी कि वे शब्द जो क्रिया की उत्पत्ति में सहायक होते हैं तथा जिनका क्रिया के साथ सीधा संबंध होता है उन्हें क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। जैसे राम फल खाता है,
जिसमें एक सीधा सा एग्जाम्पल देता हूँ। राम फल खाता है। ठीक है, तो यहाँ क्रिया क्या हो गई? खाता है। ये क्या हो गई? इसकी क्रिया वर्ब हुई। तो इस क्रिया के साथ यानी कि जो ये खाना क्रिया है, इसका संबंध राम से भी है और फल से भी है, दोनों से है। यानी कि खाने की क्रिया को कौन कर रहा है? राम कर रहा है ना। तो राम का सीधा संबंध क्रिया से हो गया। और क्या खा रहा है? फल खा रहा है। तो फल का संबंध भी सीधा किससे हो गया? क्रिया से हुआ। तो इन दोनों का संबंध किससे है? क्रिया से। इसलिए दोनों क्या हो जाएंगे? कारक हो जाएंगे। ठीक है, दोनों क्या है? कारक है। ये बात अलग है कि ये कर्ता कारक और ये कर्म कारक, ये आगे देखेंगे। ठीक है, ये इसलिए यहाँ पर मैंने ये इस बात बताई कि कारक होते हैं क्या है वास्तव में। यानी कि यहाँ इस वाक्य में जो ये वाक्य है, सेंटेंस है, राम फल खाता है, इसमें जो खाना क्रिया है, इसका संबंध सीधा सीधा संबंध इन दोनों शब्दों से है। राम से भी है, फल से भी है। तो ये दोनों शब्द राम और फल दोनों क्या हो गए? कारक हो गए। ठीक है, देखिए हम एक सेंटेंस देखते हैं जिसमें सभी कारक आ जाएंगे। जो कारक हैं वो सारे आ जाएंगे। ठीक है, देखिए जयपुर का राजा, एक सेंटेंस दे रहा हूँ मैं। जयपुर का राजा। जयपुर का राजा अपने हाथ से, अपने हाथों से, ऐसे लिखना, अपने, पहले इसको समझना, बाद में नोट कर लेना आप। ठीक है ना। अपने हाथों से विप्र को, अपने हाथों से विप्र को कोस से, कोस से गांव में धन देता है। ठीक है, एक सेंटेंस लिखा है मैंने कि जयपुर का राजा अपने हाथों से विप्र को कोस से गांव में धन देता है। ठीक है, आया समझ में? देखिए यहाँ पर जो ये मैंने सेंटेंस लिखा है, इसमें सभी कारक आ जाएंगे। आपने पहले से पढ़ रखा होगा कि कारक और कारक के चिन्ह पढ़ रखे होंगे कि कर्ता ने कर्म को कारण से, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग, संबंध काके की, अधिकरण में पर, संबोधन है और इत्यादि पढ़ रखे होंगे ना। हाँ, तो वही चीज़ यहाँ पे है। देखिए यहाँ पर जो देने की क्रिया है, ये क्या हो गई? इसमें वर्ब हो गई, क्रिया हो गई। तो देने की जो क्रिया है, इसमें सभी चीज़ें शामिल है। यानी कि जितने भी शब्द आए, इन शब्दों का सीधा संबंध किससे है? देने की क्रिया से है। जैसे राजा है, राजा कहाँ का है? जयपुर का। ठीक है, जयपुर का जो राजा है, दे कौन रहा है? जयपुर का राजा दे रहा है। क्या दे रहा है? धन दे रहा है। किससे दे रहा है? अपने हाथों से दे रहा है। किसे दे रहा है? विप्र को दे रहा है। कहाँ से दे रहा है? कोष से दे रहा है। और कहाँ पर दे रहा है? किस जगह दे रहा है? गांव में दे रहा है। यानी कि जो धन दे रहा है राजा, जो देने की क्रिया कर रहा है वो राजा, तो उस देने की क्रिया से इन सभी शब्दों का सीधा संबंध है।
ठीक है, तो यहाँ ये सभी शब्द क्या हो जाएंगे, कारक हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। देखिए अब मैं आपको टेबल बताता हूँ, तो आपने पहले भी पढ़ रखी होंगी। उन टेबल की सहायता से हम इस सेंटेंस में कारकों की पहचान करेंगे। ठीक है, देखिए अपन एक टेबल बनाते हैं। इधर लिखिए क्रम संख्या, सेकंड पे कारक और थर्ड पे है कारक चिन्ह। देखिए जो मैं इस टेबल में जो मैं कारकों की संख्या लिखूंगा, उन्हें प्रकार मत समझना, प्रकार आगे पढ़ाऊंगा मैं भी। पहले इस चीज़ को समझो आप कि कारक होते क्या हैं बेसिकली। ठीक है ना। देखिए नंबर फर्स्ट है कर्ता, इसका चिन्ह होता है ने। सेकंड है कर्म, इसका चिन्ह होता है को। इसमें एक चीज़ और लिख लीजिए आप, विभक्ति काम आएगी ना। ठीक है, सबसे फर्स्ट कारक है कर्ता, इसका चिन्ह होता है ने, और कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है, प्रथमा विभक्ति होती है। ठीक है, सेकंड है कर्म कारक, इसका चिन्ह होता है को, और इसमें कर्म में कौन सी विभक्ति होती है, द्वितीय विभक्ति होती है। ठीक है, नंबर थर्ड है करण, करण कारक, इसका चिन्ह क्या होता है, से, द्वारा। ठीक है, और करण में कौन सी विभक्ति होती है, तृतीय विभक्ति होती है। ठीक है ना स्टूडेंट्स। नंबर फोर है संप्रदान, संप्रदान कारक, संप्रदान का चिन्ह होता है के लिए। ठीक है, और संप्रदान में कौन सी विभक्ति होती है, चतुर्थी विभक्ति होती है। नंबर फाइव है अपादान, नंबर फाइव कौन सा है, अपादान। अपादान का अर्थ होता है, अपादान का चिन्ह होता है से, लेकिन यहाँ भी से, यहाँ तो उसकी सहायता से होता है, लेकिन इसका प्रयोग पृथक अर्थ में या अलग होने के लिए होता है यहाँ पे। ठीक है, और अपादान में कौन सी विभक्ति होती है, पंचमी विभक्ति होती है। नंबर सिक्स है संबंध कारक, इसका चिन्ह होता है का, की, के, रा, री, रे इत्यादि शब्द, कोई सा मिल सकता है, आ सकता है। और संबंध में कौन सी विभक्ति होती है, षष्ठी विभक्ति होती है। ठीक है, नंबर सेवन है अधिकरण। ठीक है ना, अधिकरण कारक का चिन्ह होता है में, पे या फिर पर, और अधिकरण कारक में कौन सी विभक्ति होती है, सप्तमी विभक्ति होती है। ठीक है ना। अधिकरण में कौन सी विभक्ति होती है, सप्तमी। और नंबर एट है संबोधन, कौन सा है, संबोधन। संबोधन का होता है हे, ओ, अरे। ठीक है ना, और इसमें ये ध्यान रखना कि जीव विस्मयादिबोधक चिन्ह आता है इसमें। ठीक है ना, इस प्रकार से। और संबोधन में विभक्ति कौन सी होती है, ये विशेष तौर से ध्यान रखना, संबोधन में हमेशा
प्रथमा विभक्ति होती है, कभी अष्टमी मत लिख देना, ठीक है ना। देखिए नोट बाद में करना, मैं टाइम दूंगा अभी, है ना, उसके अनुसार कर लेना आप नोट। देखिए कर्ता का चिन्ह होता है ने, और कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है। कर्म कारक का चिन्ह होता है को, और कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति होती है। करण का चिन्ह होता है से द्वारा, और विभक्ति तृतीय होती है। संप्रदान का चिन्ह होता है के लिए, और इसमें विभक्ति चतुर्थी होती है। अपादान कारक का चिन्ह होता है से, लेकिन अलग होने के अर्थ में प्रयोग होता है अपादान कारक, ठीक है ना, और इसका में विभक्ति होती है पंचमी। अब हम इन्हीं विभक्तियों का प्रयोग करते हुए इस सेंटेंस को बनाएंगे, देखना भी आपको समझ में आ जाएगा पूरा। इसी तरह संबंध का की के राजी रे, इसमें षष्ठी विभक्ति होती है। अधिकरण का चिन्ह होता है मैं पे पर, सप्तमी विभक्ति होती है। संबोधन है ओ अरे, और इसमें प्रथमा विभक्ति ही लगती है, अभी अष्टमी नहीं होती, अष्टमी विभक्ति होती ही नहीं है, ठीक है ना, सप्तमी विभक्ति तक ही होती है। कि कोई आपसे पूछे कि भाई विभक्ति कितनी होती है, तो कितनी होती है, 7 होती है, प्रथमा से लेकर सप्तमी तक होती हैं, ठीक है ना। ठीक, देखिए नंबर 1 बात, देखिए हम प्रथमा विभक्ति देखेंगे, यानी कि सबसे पहली बात है कर्ता। मैंने आपको लकारों में बताया था कि कर्ता क्या होता है, कि कर्ता जो क्रिया को करने वाला होता है वो क्या होता है, कर्ता होता है। तो यहाँ क्रिया कौन सी है, देना, तो दे कौन रहा है, राजा दे रहा है, राजा दे रहा है ना, तो राजा, ये मैं यहाँ चिन्ह अंकित कर दूंगा, ठीक है ना, मैं सिर्फ राजा क्या होगा, इसमें सब्जेक्ट हो गया, कर्ता हो गया, और कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है, प्रथमा विभक्ति होती है। मैं यहाँ विभक्ति अंकित कर रहा हूँ, नंबरिंग डाल दूंगा, तो उसके अनुसार हम यहाँ इसका ट्रांसलेट कर देंगे, यानी कि जो ये क्या है हिंदी का सेंटेंस, इसको संस्कृत में कर देंगे, ट्रांसलेट कर देंगे, ठीक है। इसीलिए मैं आपको ट्रांसलेशन सिखाने के लिए सबसे पहले मैंने लकार पढ़ाए, और उसके बाद में कारक स्टार्ट किए हैं मैंने, ठीक है ना। और दोनों टॉपिक ही आपके सिलेबस में भी हैं, तो इसलिए आप, और नंबर जो ये लकार पढ़े और कारक पढ़े, इसके साथ साथ जो आपका तीसरा टॉपिक है कौन सा, अशुद्धि संशोधन, वो अपने आप ही आपका क्लियर हो जाएगा, उसे अलग से पढ़ाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। इसलिए मैंने लकार के तुरंत बाद कारक स्टार्ट किए हैं, ठीक है ना। तो यहाँ देने की क्रिया कौन कर रहा है, राजा कर रहा है, कर रहा है ना, कर रहा है ना। तो राजा में क्या हो गया, कर्ता कर, और कर्ता में प्रथमा विभक्ति हो गई, ठीक है। नंबर बात आती है सेकंड, कर्म। देखिए कि कर्म क्या होता है, कि कर्ता जी से सबसे अधिक चाह रहा है, या सबसे अधिक किसको चाह रहा है, कर्ता धन को चाह रहा है, तभी तो वो दान कर रहा है, ठीक है ना। तो इसमें कौन सी विभक्ति हो गई, द्वितीय विभक्ति हुई, ये कर्म कारक हुआ धन में। करण से द्वारा, यानी किसके द्वारा दे रहा है, यानी किसकी सहायता से दे रहा है राजा धन, राजा जो धन दे रहा है किसकी सहायता से दे रहा है, अपने हाथों से दे रहा है, हाथों की सहायता ले रहा है देने के लिए, ले रहा है ना। तो यहाँ कौन सी विभक्ति हो जाएगी, तृतीय विभक्ति हो जाएगी, कर्ण कारक हो जाएगा। अगला है संप्रदान। संप्रदान का चिन्ह होता है के लिए, लेकिन इसके कुछ रूल्स भी होते हैं, यानी कि जिसे दिया जाए, यानी कि जिसे जो वस्तु दी जाए उसमें भी संप्रदान कारक होता है। तो ये जो धन है ये किसको दिया जा रहा है, विप्र को दिया जा रहा है, ब्राह्मण को दिया जा रहा है। तो यहाँ विप्र में कौन सी विभक्ति हो जाएगी, चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी, यानी कि संप्रदान कारक हो जाएगा विप्र में, ठीक है। नंबर 5 है अपादान से पृथक, यानी कि जो धन दे रहा है, राजा धन दे रहा है, ये कहाँ से दे रहा है, यानी कहाँ से अलग हो रहा है, यानी कहाँ से निकाल के दे रहा है, खजाने से, यानी कोष से दे रहा है ना, तो कोष से वो धन अलग किया जा रहा है। तो अलग होने के अर्थ में, पृथक होने के अर्थ में कौन सा कारक होता है, अपादान, और अपादान में कौन सी होती है, पंचमी। तो यहाँ पंचमी विभक्ति किस में होगी, कोष में होगी, ठीक है, ठीक है ना। नंबर 6 है संबंध, यानी कि इसमें कर्ता का संबंध किससे है, यानी कि राजा का संबंध किससे है, जयपुर से है, यानी कि राजा है जो कहाँ का है, जयपुर का है। तो इसमें का की के चिन्ह मिलता है, यहाँ का मिल रहा है, तो षष्ठी विभक्ति हो जाएगी इसमें, यहाँ संबंध आ गया, ठीक है। अब अधिकरण में,
यानी कि जो राजा है वो धन दे रहा है, विप्र को धन दे रहा है, लेकिन कहाँ दे रहा है, किस स्थान पर दे रहा है, गांव में दे रहा है। मैं आ गया तो गांव में दे रहा है, तो गांव में कौन सा कारक होगा, अधिकरण, और यहाँ पर सप्तमी विभक्ति हो जाएगी। ठीक है, हमने सभी शब्दों के नीचे यहाँ पर विभक्ति अंकित कर दी, यानी कि लिख दी है। तो अब इसके अनुसार बनाते हैं सेंटेंस। देखिए, जयपुर, जयपुर में षष्ठी विभक्ति, आपको सीधे सीधे राम के रूप याद होंगे, राम जो अकारांत पुल्लिंग शब्द है वो याद होंगे, ठीक है ना, तो उसके अकॉर्डिंग बन जाएंगे सारे रूप। देखिए, जयपुर का, यानी कि जयपुर षष्ठी विभक्ति है, वचन एक वचन है, तो एक षष्ठी विभक्ति एक वचन में राम के रूप में क्या आती है, रामस्य आता है ना, तो यहाँ क्या आ जाएगा, जयपुरस्य। ठीक है, जयपुरस्य आ गया। राजा प्रथम विभक्ति है, तो प्रथम विभक्ति एक वचन में राम है आता है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, नृप है। राजा को नृप बोलते हैं, तो नृप है। या जयपुरस्य राजा का रूप लिखा है, राजन से बना है, तो राजा भी लिख सकते हैं। ठीक है, नृप है ठीक रहेगा, ठीक है ना। अपने हाथों से, अपने को क्या बोलते हैं, स्व। देखिए, तृतीय विभक्ति है, कर्ण कारक है, तो क्या आता है, रामेण आता है, लेकिन यहाँ एक चीज़ ध्यान रखना, अपने हाथों से दे रहा है, जबकि है ना, तो यहाँ एक वचन नहीं दो द्विवचन लगे, क्योंकि हाथ दोनों से दे रहा है, वो द्विवचन हुआ ना, तो इसलिए तृतीय विभक्ति द्विवचन में क्या आता है, रामेण, रामाभ्याम आता है ना, रामाभ्याम, तो यहाँ स्व हस्ताभ्याम आ जाएगा, स्व हस्ताभ्याम। ठीक, नंबर 4 है चतुर्थी विभक्ति विप्र में, तो चतुर्थी एक वचन में रामाय आता है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, विप्राय। कोश से पंचमी विभक्ति है, तो पंचमी विभक्ति एक वचन में रामात आता है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, कोशात। ठीक, गांव में सप्तमी विभक्ति है, ठीक है, तो राम के रूप बोल के देखो, सप्तमी एक वचन में क्या आता है, राम में आता है ना, तो यहाँ ग्रामे आ जाएगा। गांव को ग्राम बोलते हैं, तो वहाँ रामे आया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ग्रामे। ठीक, धन द्वितीय विभक्ति है, एक वचन है, तो राम के रूप में द्वितीय विभक्ति एक वचन में क्या आता है, रामम आता है ना, तो यहाँ क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, अरे बोलो, भूल मत जाना, धनम। क्या आ जाएगा, धनम। और देना क्या है, यहाँ पंचमी, समझ लेने, मैं लिख देता हूँ, ये क्रिया है। ठीक है, देना के लिए कौन सी धातु प्रयोग होती है, मैंने लकार में बताया था, दा धातु होती है, लेकिन मैंने आपको लकार में एक चीज़ भी बताई थी कि जो क्रिया है वो हमेशा किसके अकॉर्डिंग आती है, कर्ता के अनुसार, कर्ता कारक के अनुसार आती है ना, तो यहाँ कर्ता कौन है, राजा है, नृप है कि नहीं, नृप प्रथम पुरुष है और एक वचन आ रहा है, तो क्रिया भी कौन सी आएगी, प्रथम पुरुष एक वचन की आएगी कि नहीं। यहाँ पर अंत में ता है आ रहा है, तो वह किस लकार का होगा, वाक्य लट लकार का होगा ना, तो लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में कौन सा रूप बनता है, दा धातु का ददाती बनता है। ठीक है, तो यहाँ क्या जाएगा, ददाती, ददती मत बना देना, ददाती बनेगा। ठीक है ना, ददती बनाओगे तो बहुवचन में बनता है वो, प्रथम पुरुष बहुवचन में। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा सेंटेंस क्या बना, जयपुरस्य नृपः स्वहस्ताभ्याम विप्राय कोशात ग्रामे धनम ददाती। जयपुर का राजा अपने हाथों से विप्र को कोष से गांव में धन देता है। दैट्स ऑल, क्लियर। अब आप इसको, इस पेज को नोट कर लीजिए एक बार। ठीक है, इस वीडियो को यहाँ पर पॉज करके, वीडियो को रोक करके आप ये पूरा पेज नोट कर लीजिए, ये यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपके। ठीक है ना स्टूडेंट्स। देखिए, अब हम कारक के प्रकार देखते हैं, टाइप्स देखते हैं, काइंड्स देखते हैं इसके। ठीक है ना, नेक्स्ट टॉपिक अपना, यहाँ तक उतार लिया होगा सभी ने और समझ भी गए होंगे। देखिए, नेक्स्ट टॉपिक अपना
कारक के प्रकार। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है अपना? कारक के प्रकार। देखिए संस्कृत में कारक कारक 6 होते हैं। संस्कृत भाषा में कारकों की संख्या कितनी होती है? 6 होती है, 6 होती है। देखिए इसके लिए एक श्लोक आता है, यहाँ लिख देता हूँ मैं। कर्ता कर्म च करणम, कर्ता कर्म च करणम, संप्रदानम तथैव च, संप्रदानम तथैव च, अपादानाधिकरणम इत्याहु कारकाणि षट्, कारकाणि षट्, षट् का मतलब 6, यानी कि कर्ता कर्म च करणम, यानी कर्ता कर्म और करण और संप्रदान, अपादान अधिकरण इति, यानी कि ये सभी कहे जाते हैं कारकाणि, कारक षट् 6, यानी कि कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान और अधिकरण, ये 6 कारक कहे जाते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया। ठीक है, यानी कि संस्कृत में कौन कौन से कारक होते हैं? नंबर फर्स्ट कर्ता कारक, नंबर सेकंड कर्म कारक, नंबर थर्ड करण कारक, नंबर 4 संप्रदान कारक, नंबर 5 अपादान कारक, नंबर 6 है अधिकरण कारक। और नंबर लास्ट 6 है अधिकरण कारक। ठीक है, यानी कि इस संस्कृत में 6 ही कारक होते हैं: कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान और अधिकरण। ठीक है ना, यानी कि कहने का मतलब जो संबंध होता है और संबोधन होता है, ये 2 कारक नहीं होते, यानी कि संस्कृत में इन दोनों को कारक नहीं माना जाता है। किन किन को नहीं माना जाता है? संबंध और संबोधन को कारक नहीं माना जाता है। ठीक है, ठीक है ना, तो ये 6 कारक माने जाते हैं संस्कृत भाषा में, ये 6 ही कारक माने जाते हैं। अब बात आती है कि संबोधन और संबंध को कारक क्यों नहीं माना जाता। तो इसके लिए देखिए, जो संबोधन है इसमें प्रथमा विभक्ति हो जाती है, इसलिए जो प्रथमा विभक्ति जो कर्ता कारक वाला रूप है वही यहाँ पर प्रयोग होता है, इसलिए संबोधन को कारक नहीं माना जाता। और जो संबंध कारक होता है वो इसलिए नहीं माना जाता क्योंकि जो संबंध कारक है इसका संबंध अन्य किसी कारक से अवश्य रूप से, निश्चित रूप से होता है। जैसे यहाँ संबंध कारक इस वाक्य में जयपुर था, जयपुर में संबंध था, तो जयपुर का संबंध किससे था? राजा से था, यानी कि कर्ता से था।
इसलिए जो संबंध कारक होता है इसका संबंध अन्य किसी कारक से होता है, इसलिए संबंध को कारक नहीं माना जाता। और जो संबोधन है इसका संबंध हमेशा कर्ता से होता है, इसलिए इसको भी कारक नहीं माना जाता। ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट क्लास में हम सबसे पहला कारक लेंगे, फर्स्ट कारक पढ़ेंगे हम कर्ता कारक। ठीक है ना, फर्स्ट कारक है अपना कर्ता कारक। तो ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है ना स्टूडेंट्स, ओके, धन्यवाद। ठीक है ना, एक बार नोट कर लीजिए आप, और साथ में स्टडी भी करते जाएं इसकी। और जो मैंने वाक्य दिए रहे हैं, लकार हैं, या आपकी बुक के पीछे जो धातु आई हैं अलग अलग, उनको भी स्टडी करते रहें, लर्न करते रहें। ठीक है ना स्टूडेंट्स, कल हम कर्ता कारक पढ़ेंगे। ओके, बाय।